दोस्तों नमस्कार। पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस समय आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच में एक अच्छी खासी बहस शुरू हो गई है। मैं उस पूरी बहस की एक एक लाइन पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है, मैं आपसे उसकी व्याख्या करूंगा, वैज्ञानिक दृष्टि से करूंगा, क्योंकि ये मेरा खास सब्जेक्ट है। मैं बायोलॉजिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, बीटेक एमटेक, और फाइटोकेमिकल्स में मेरी खास रुचि है। इसलिए इस सब्जेक्ट को मैं बहुत अंदर तक जानता हूं। आपके सामने मैं कुछ तथ्य रखूंगा। साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है, क्या वो तथ्यों के ऊपर आधारित है या एक परसेप्शन को बिल्ड किया गया है, और क्या आईएमए को हमको फेस वैल्यू पे लेना चाहिए या नहीं। आईएमए की क्रेडेंशियल्स या क्रेडिबिलिटी कितनी होनी चाहिए समाज में, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन उन तकनीकी मुद्दों पे और लीगल मुद्दों पे जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रखना चाह रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सारी जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपकी और आपके परिवार की सेहत से संबंधित है, और किस तरह से आपको और हमको मूर्ख बनाया जाता है बगैर तथ्यों को सही रूप में बताए, और कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ के भी पेश किया जाता है। कारण बहुत सिंपल है, यह कमर्शियल वर्ड है। हर आदमी का अपना एक एजेंडा है, अपना एक स्वार्थ है। हर आदमी इस बाजार की लड़ाई को जीतना चाहता है, और अल्टीमेटली फायदा या नुकसान हमारा होता है, क्योंकि बाजार में एज ए कंज्यूमर हम जाते हैं, अपना पैसा देते हैं, और अलग अलग जो क्लेम्स होते हैं उसके बेस पे हम लोग अपनी शॉपिंग या परचेजिंग करते हैं। मैं आज आपके सामने एक स्टेटमेंट रख रहा हूं, कोकोनट ऑयल इज प्योर पॉइजन। मतलब जो नारियल का तेल है वो एक जहर है। कैसा लगा आपको सुन के? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने कहा है। क्या आप इस बात को मानोगे कि कोकोनट ऑयल नहीं खाना चाहिए, ये जहर है? अगर ऐसा है तो फूड अथॉरिटीज ने इसको बैन क्यों नहीं किया? ये आज भी हमारे देश में पूर्ण रूप से बहुत सारे राज्यों में इसका खाने के रूप में भी प्रचलन है, कॉस्मेटिक के रूप में भी प्रचलन है, और भी कई जगह इसका इस्तेमाल होता है। और स्किन के लिए तो मेरे ख्याल से जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन या ऑइंटमेंट्स हैं, उन सब से ज्यादा कारगर मेरे को तो कोकोनट ऑयल ही लगा। लेकिन ये कहा किसने, पहले हम उसकी जानकारी लेते हैं, और फिर उसको आने वाली जो चर्चा होगी उसमें उसका क्या बैकग्राउंड रहेगा, उस पर हम ध्यान देंगे। किरेन मिशेल, एन एपिडेमोलॉजिस्ट ऑफ द हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, मतलब हार्वर्ड की प्रोफेसर हैं, और ये क्या है? डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर प्रिवेंशन एंड ट्यूमर एपिडेमोलॉजी। मतलब ये ट्यूमर या कैंसर के बारे में स्टडी करने वाला जो संस्था है उसकी डायरेक्टर है। और इन मैडम ने कहा है कि कोकोनट ऑयल इज ए प्योर पॉइजन। क्यों कहा? अमेरिका में इस बात का चलन बढ़ रहा है कि कोकोनट ऑयल इज ए गुड ऑयल, और लोग वहां खा रहे हैं, डाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको पता है कि अमेरिका में सोयाबीन की लॉबी बहुत बड़ी है। लेकिन अब एक नई चीज आई है तो उसको डिफेम करना है। क्या इन्होंने प्रूफ दिए? ये नहीं बताया। एविडेंसेस क्या हैं? ये नहीं बताया। लेकिन इन्होंने ये कहा कि साहब, जो ये कोकोनट ऑयल है ये बहुत खतरनाक है, खराब है। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा है, जो ब्रिटिश न्यूट्रिशन फाउंडेशन है, कि देयर इज टू डेट नो साइंटिफिक एविडेंस टू सपोर्ट हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम ईटिंग कोकोनट ऑयल। हेल्थ बेनिफिट्स नहीं पता लगे हैं कि कोकोनट ऑयल क्यों खाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप भारत में देखें तो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के खिलाफ भी
बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि रिफाइंड ऑयल इज बैड फॉर हेल्थ। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि दोनों के डेटा पब्लिक में क्यों नहीं आते? कहां है ये रिसर्च रिपोर्ट्स? ये पब्लिक में क्यों नहीं आती? इस बात को ध्यान रखिएगा जब हम पतंजलि और बाबा रामदेव के मुद्दे पे चर्चा करें। दूसरा मुद्दा, करीब 30 साल तक पूरी दुनिया का $2 ट्रिलियन, मैं करोड़ या लाख की बात नहीं कर रहा हूं, $2 ट्रिलियन कोलेस्ट्रॉल के नाम पे यह कहा गया कि यह बहुत खराब चीज है और आपको दवाई लेनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए। 3 साल पहले यह कहा गया कि नहीं नहीं, कोलेस्ट्रॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद हार्ट डिजीज होती है। मतलब पूरी दुनिया के कंज्यूमर से फार्मा कंपनीज ने $2 ट्रिलियन कोलेस्ट्रॉल के नाम पे कमाया और अब यह बोला जा रहा है कि कोलेस्ट्रॉल कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट से भी आराम की जिंदगी जी सकते हैं। इससे क्या पता लगता है दोस्तों? क्या मेडिकल साइंस को हमको फेस वैल्यू पे लेना चाहिए या इसमें भी कोई हिडन एजेंडा है? इस बात को हमें समझना है। अभी एक रिसेंट का एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। आपको याद होगा कोविड के समय बहुत सारी दवाइयां, टोसिलिनजोल और रेमडेसिविर, ये जो 2 दवाइयां हैं, ये करीब 3-3.5 हजार रुपए की दवाई मिलती है, कहीं पे 5, कहीं पे 5.5। ये दवाई बिक रही थी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक एक वायल बिका था। क्यों? ये कहा गया कंपनियों के द्वारा और डॉक्टर्स के द्वारा। आफ्टर ऑल कौन रिकमेंड कर रहा था? मेडिकल डॉक्टर्स। और ये कह के कि ये दवाइयां कोविड के लिए लाभदायक है, लेकिन WHO ने ये कहा कि इस दवाई का कोविड से कोई रिलेशन नहीं है, ये कोई कारगर नहीं है। कंज्यूमर्स यानी कि पेशेंट्स को कौन मिसलीड कर रहा था? यही IMA के मेंबर डॉक्टर्स। क्यों? कमीशन था। ऑफिशियल रेट था 5,400 और ये दवाइयां बिक रही थी 50-50 हजार रुपए की। लोग ब्लैक में बेच रहे थे। और कौन बेच रहे थे? डॉक्टर। इस बात को आपको समझना होगा। तो ये कहना कि IMA के अंदर सारे ही साधु संत बैठे हैं, ऐसा नहीं है। अब आते हैं आज इस केस के मुद्दे को लेके, जो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया है कि स्टॉप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मैं आपको पूरा केस जो है ये लाइन बाय लाइन पढ़ के बता देता और इसमें हर लाइन की हम व्याख्या करेंगे। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑब्जर्वेशंस को कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए था और IMA से कुछ इंफॉर्मेशन मांगनी चाहिए थी, लेकिन शायद ये जल्दबाजी में दिया गया ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट on Tuesday reprimanded the Patanjali Ayurved for continuing to publish misleading claim and advertisements against modern system of medicine. मैं ज्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, सारांश में बात करते हैं। पतंजलि आयुर्वेद को यह कहा गया कि आप मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ एडवर्टाइजमेंट मत दें। क्या सुप्रीम कोर्ट यह कहना चाहता है कि मॉडर्न मेडिसिन इज ऑलवेज गुड? ऐसा कोई आधार नहीं। मॉडर्न और सही 2 अलग चीजें हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। अगर ऐसा होता तो हर बार जब नई रिसर्च आती है तो कुछ पुरानी चीजों को गलत सिद्ध करती है और कुछ नए आंकड़े लेके आती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मॉडर्न का मतलब अच्छा नहीं होता है, ये बात हमें समझनी होगी। जैसा हम पेटेंट में कहते हैं कि पेटेंट डज नॉट मीन, पेटेंट का मतलब ये नहीं है कि ये मार्केट में सक्सेसफुल होगा। पेटेंट एक अलग चीज है, मार्केट सक्सेस एक अलग चीज है। इसी तरह से मॉडर्न मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि ये अच्छी दवाई है। नई है, अच्छी है या नहीं कोई जरूरी नहीं। बहुत सारी ऐसी अच्छी दवाइयों को बंद कर दिया जाता है, या जो मॉडर्न दवाइयां आती हैं उनको इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो कारगर साबित नहीं होती या उनके साइड इफेक्ट आते हैं
या उनसे दूसरी प्रॉब्लम्स और आने लगती हैं। तो मॉडर्न का मतलब अच्छा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट को इस बात को फर्क करना चाहिए था। दूसरा, while considering a petition filed by Indian Medical Association against misleading advertisement, judges issued a stern warning to a company co-founded by Baba Ramdev. IMA कौन है? ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है। जैसे व्यापारियों का संगठन होता है, दुकानदारों का संगठन होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का संगठन होता है, सीएज की अपनी एसोसिएशन होती है, हर क्षेत्र में कोई ना कोई एसोसिएशन होती है। आईएमए डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उनका काम है डॉक्टरों के हित को बचाना, मतलब अपना वेस्टेड इंटरेस्ट बचाना। तो क्या आप एक वेस्टेड इंटरेस्ट एसोसिएशन के कहने पे किसी दूसरे को यह कह सकते हैं कि आप इनके खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे? क्या आईएमए ने कोई ऐसा डेटा दिया सुप्रीम कोर्ट को, या जनता में ऐसा कोई डेटा रखा जिससे ये पता लग सके कि जो बाबा रामदेव के क्लेम हैं या जो स्टेटमेंट हैं वो रिसर्च बेस्ड या टेक्निकली गलत हैं, और इसीलिए उस आधार पे आप उनको कह सकते हो कि आपके जो क्लेम है वो गलत हैं, आप इस तरह के एडवर्टाइजमेंट ना करें? क्या आईएमए ने कोई डेटा, पब्लिक रिपोर्ट, जो बाबा ने उनसे सवाल किए या जो बाबा ने एडवर्टाइजमेंट किया उसके खिलाफ कोई डेटाबेस जारी किया आईएमए ने? नहीं किया। मैंने पूरा देखा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कई बार पढ़ा, मतलब ऑर्डर को, कि कहीं इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट को रेफर किया हो, कहीं कोई आर्टिकल रेफर किया हो, कहीं कोई रिसर्च रिपोर्ट रेफर की हो, कुछ नहीं। शायद सुप्रीम कोर्ट को लगता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन साधुओं की संस्था है और उनका कोई कमर्शियल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझता है तो ये गलतफहमी है। सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए कि आईएमए पे बहुत सारे जो उनके ऑफिस बियरर्स हैं उन पे करप्शन के केस लग चुके हैं, क्योंकि उनका काम ही कमर्शियल है। इस बात को समझना होगा। All such false and misleading advertisement of Patanjali Ayurved have to stop. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का आधार क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट को आईएमए ने कोई रिपोर्ट सबमिट करी? क्या कोई डेटा दिया? जजेस के पास कोई ऐसा एविडेंस या प्रूफ है जिनको उनको पब्लिक में रखना चाहिए था, अपने ऑर्डर में कोट करना चाहिए था, अटैच करना चाहिए था, ताकि आपको और हमको ये पता लग सके कि पतंजलि किस तरह से मिसलीडिंग क्लेम कर रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर की तो टारगेट है, चाहे पतंजलि हो या आईएमए हो, दोनों कंज्यूमर ही को तो हथियाना चाह रहे हैं। और हमें ही अगर जानकारी नहीं होगी तो हम सही डिसीजन कैसे लेंगे? तो सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, इसका आधार क्या है? किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि पतंजलि के क्लेम मिसलीडिंग है और फॉल्स है? ये डेटा सुप्रीम कोर्ट को आईएमए को पूछना चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट के पास है तो इसको पब्लिकली ओपन करना चाहिए। नहीं तो ये स्टेटमेंट का कोई औचित्य नहीं है। ये मैं कहूंगा कि रिकंसिडरेशन की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पतंजलि shall not publish any such advertisement in future and would not ensure a casual statement are not to be made in the press. क्यों नहीं? अगर पतंजलि अपने प्रोडक्ट को क्लेम करता है और कॉम्पिटिटर को, आईएमए क्या है? पतंजलि का कॉम्पिटिटर है। अगर वो ये कहता है कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, तो ये तो कॉम्पेरेटिव एडवर्टाइजिंग हुई ना। आज कारें भी तो यही करती हैं, मोटरसाइकिल्स वाले भी यही करते हैं कि हमारी माइलेज इतनी है, सामने वाले की इतनी है, हम इतनी वारंटी देते हैं, वो उतनी देता है। कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट हमेशा हेल्दी प्रैक्टिस लाती है। हम कंपैरिजन करने से घबराते क्यों हैं? अगर बाबा ये बोलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ट्रीटमेंट करता है, तो आईएमए को भी अपनी मेडिकल साइंस को अपग्रेड करके बताना चाहिए था कि अगर बाबा का ट्रीटमेंट 10 दिन में क्योर करता है तो हम 5 दिन में करते हैं। अगर बाबा के ट्रीटमेंट में कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो हमारे में भी साइड इफेक्ट नहीं। ये कंपैरेटिव एनालिसिस जरूरी है। कोर्ट इस तरह की वार्तालाप को समाज से क्यों दूर रखना चाहता? और जब तक कंपैरेटिव नहीं होगा, प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, नई रिसर्च नहीं होगी, अच्छे प्रोडक्ट बाजार में नहीं आएंगे, क्योंकि घटिया प्रोडक्ट भी बिकेगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी बिकेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं एंटीबायोटिक्स का।
आज सबसे ज्यादा समाज में अगर कोई समस्या का कारण है वो है एंटीबायोटिक रेजिड्यूज, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो आपके AMR जिसको हम बोलते हैं, ये आज दुनिया में कैंसर से भी बड़ी चुनौती बन गया है। इवन G20 के हेल्थ एजेंडा में ये लिखा गया है कि हर कंट्री को AMR को लेकर सचेत होना चाहिए और पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक के खिलाफ कानून बन रहे हैं, उसके यूज के खिलाफ। रैंडम यूज, अब ये रैंडम यूज कौन करता है? एंटीबायोटिक के रिकमेंडेशन तो डॉक्टर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग IMA के मेंबर्स करते हैं, उनके स्पॉन्सर्स करते हैं, और वो ही सबसे बड़ी समस्या बन गई। क्या कभी IMA ने ये कहा ओपनली कि एंटीबायोटिक को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहिए और ये रूथलेसली कंट्रोल होना चाहिए और डॉक्टर्स को अल्टरनेट देना चाहिए एंटीबायोटिक्स का? और मजे की बात दोस्तों, एंटीबायोटिक का अल्टरनेट आयुर्वेदा में और प्लांट सोर्स में ढूंढा जा रहा है। पूरा का पूरा होम्योपैथिक सिस्टम क्या है? प्लांट एक्सट्रैक्ट के बेस पे है। तो एक तरफ यही कंपनियां प्लांट एक्सट्रैक्ट को यूज करती हैं, उसी जड़ी बूटियों से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, उसके जो एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, उनको ये कंपनियां निकालती हैं, अपनी दवाइयों में डालती हैं और एंटी कैंसर दवाइयों के रूप में बेचती हैं। लेकिन अगर उसी को अगर मैं आयुर्वेद के रूप में बेचना चाहता हूं तो इनको ऐतराज हो जाता है। ये है कमर्शियल इंटरेस्ट, क्योंकि आयुर्वेदिक की अगर गोलियां पॉपुलर हो जाएंगी और अगर 100 रुपए की डब्बी मिलेगी तो 500 रुपए का कैप्सूल कौन लेगा? ये वेस्टेड इंटरेस्ट हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस बात को मानना होगा कि आप IMA को फेस वैल्यू पे ना लें। जब भी उनके साथ वो क्लेम करते हैं, उनके वकील क्लेम करते हैं, उनको बोलिए सपोर्टिंग डेटा लेके आए। और अगर सपोर्टिंग डेटा नहीं है तो कम्युनिकेशन को क्यों रोका जा रहा है? क्यों कंपैरेटिव एनालिसिस को रोका जा रहा है बीच में एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एटसेट्रा? ये एक चिंता की बात है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये कही गई है कि हमें इस तरह की जो बातें हैं कि स्टेटमेंट अगेंस्ट मॉडर्न मेडिसिन लाइक एलोपैथिक, बाबा रामदेव से कहा गया है कि मॉडर्न मेडिसिन के एलोपैथिक के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, मॉडर्न का मतलब अच्छा नहीं होता है। अगर एलोपैथिक पिछले 100 साल में डेवलप हुई है तो बाकी ट्रेडिशनल मेडिसिन कई हजार साल से चल रही है। तो कौन ज्यादा टाइम टेस्टेड है, कौन ज्यादा रिलायबल है, किस पे इंसान को ज्यादा भरोसा करना चाहिए? जो चीज पिछले 5000 साल से दुनिया की सर्विस कर रही है वो पद्धति ज्यादा रिलायबल है, या वो पद्धति जो 50-100 साल पहले पैदा हुई और दुनिया भर के साइड इफेक्ट लेके आई? एक क्लासिक एग्जांपल मैंने आपको दिया है एंटीबायोटिक का। क्या एंटीबायोटिक जब दुनिया में आए थे उससे पहले इन्फेक्शन नहीं होते थे? जब से दुनिया में इंसान है तब से इन्फेक्शन है, क्योंकि तब से बैक्टीरिया भी है, और इनफैक्ट बैक्टीरिया तो इंसान से पहले आए थे दुनिया में। वायरस तो इंसान के आने से पहले इस दुनिया में आए थे। तो बीमारियां तो दुनिया में इंसान के आने से पहले से हैं। तो क्या पूरी दुनिया मर गई थी या खत्म हो गई थी इन्फेक्शन से? ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो चैलेंज आज है वो नहीं थी। उस समय हमारी डाइट से इम्यूनिटी इंप्रूव होती थी, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी थी। लेकिन मॉडर्न सिस्टम ने हमारी लाइफस्टाइल को खराब किया। तो मॉडर्न का मतलब अच्छा नहीं होता है, इस बात को हमें समझना होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहा गया है कि writ petition was filed by IMA raising concern over that they term as a continuous, systematic and unabated spread of misinformation। बाबा रामदेव और पतंजलि पे यह आरोप लगाया गया कि एलोपैथी के खिलाफ कंटिन्यूअस, सिस्टमैटिक और अनअबेटेड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन है। जब आपको ये पता है, आपने डेटा जनरेट किया? क्या IMA ने डेटा जनरेट करके डोमेन में रखा कि देखिए बाबा का ये क्लेम था, हमने ये 5000 10,000 लोगों पे अलग अलग जगह पे सैंपलिंग करी, ये हमने टेस्ट किए, ये रिजल्ट्स आए, तो जो बाबा कह रहे हैं वो उचित नहीं। क्या IMA ने इस तरह का कोई डेटा जनता के बीच में रखा कि जो बाबा कह रहा है कि होम्योपैथिक में ये फायदे हैं,
उसको टेस्ट करके क्या उन्होंने प्रूव किया कि नहीं ये फायदे नहीं है? या जो बाबा ने कहा कि आपकी दवाइयों में ये कमियां हैं, तो आपने अपनी रिसर्च करके क्या ये प्रूव किया कि ये कमियां नहीं है? अनअबेटेड और मिसलीडिंग कैसे है? आपके पास तो अपना खुद का ही डेटाबेस नहीं है जो पब्लिक डोमेन में हो। अब ये कहेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन और कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण हम नहीं दिखा रहे हैं, तो मैं ये भी तो मान सकता हूं कि आपके पास है ही नहीं, या मैनिपुलेटेड डेटा है, आप पब्लिक में इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आप लोगों की पोल खुल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को जब भी इस साइंटिफिक मैटर्स पे, खासकर हेल्थ रिलेटेड, एनवायरमेंटल रिलेटेड मैटर्स पे जब जजमेंट की बात आती है, तो मेरा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से और सारे जजेस से, आप उनसे डेटा मांगिए और उनके डेटा को फेस वैल्यू पे मत लीजिए, क्योंकि डेटा मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। उस डेटा को पब्लिक डोमेन में रखिए, जनता से फीडबैक मांगिए, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट जो उस सब्जेक्ट में उन कंपनियों से ज्यादा जानते होंगे, वो आपको ये हाईलाइट कर सकते हैं कि ये डेटा कैसे और कहां पे मैनिपुलेटेड है या फिक्टिशियस है। ये अमेरिका में होता है। जब पेस्टिसाइड की कंपनियां अपने प्रोडक्ट को अप्रूव करती हैं, तो वो डेटा पब्लिक डोमेन में रखते हैं कि हो सकता है कि अधिकारियों को और उनके साइंटिस्टों के पास पूरी जानकारी ना हो, भगवान तो कोई नहीं, तो जनता में से ही कोई पढ़ा लिखा एक्सपर्ट बता पाएगा कि ये डेटा कहां और कैसे गड़बड़ है, और उस आधार पे सरकार अपने डिसीजंस को रिव्यू भी करती है। तो ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है हिंदुस्तान? इसीलिए इस सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। IMA contend that while every commercial entity has a right to promote its product, the unverified claim made by Patanjali are in a direct violation of Drugs and Other Magic Remedies Act and Consumer Protection Act. अब सवाल ये है कि पतंजलि को भी अपना डेटा पब्लिक में रखना चाहिए। अगर IMA ये कहता है कि ये मिसलीडिंग क्लेम है और अनवेरिफाइड क्लेम है, तो पहली बात तो पतंजलि अपना डेटा जनता के सामने रखे और साथ ही साथ IMA को भी अपना डेटा सामने रखना चाहिए। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, इस तरह की लांछन लगते रहेंगे। बाबा ने यह कहा कि स्टूपिड एंड बैंकरप्ट साइंस, बिल्कुल सही है। अगर स्टूपिड और बैंकरप्ट साइंस कहा, तो आज की मॉडर्न साइंस ने तो कोकोनट को प्योर पॉइजन बोला। तो पब्लिक स्टेटमेंट में तो साइंटिस्ट भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और बाबा ने भी अगर कोई शब्दों का इस्तेमाल कर लिया तो उसमें इतना ऐतराज क्यों है? तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगली डेट है 5 फरवरी 2024। हम इस पर निगाहें बनाए रखेंगे, लेकिन 2 बातें मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूंगा। पहला, इस तरह के जब भी IMA या किसी भी तरह के क्लेम्स आते हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो फूड रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूट्रिशन रिलेटेड हो, चाहे वो एनवायरनमेंट रिलेटेड हो, जो भी अपनी पिटीशन लेके आता है और सामने वाले पे आरोप लगाता है, तो दोनों पार्टी को कहिए अपना अपना डेटा सामने रखें। अगर कोई पार्टी डेटा नहीं दे रही है और सिर्फ क्लेम कर रही है, तो समझ लीजिए कि वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे वो क्लेम किया जा रहा है या केस किया जा रहा है। ऐसे केसेस को तब तक ना सुना जाए जब तक दोनों तरफ का डेटा ना आ जाए। हाँ, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कोर्ट ले सकता है, वो भारत सरकार की कंसल्टेशन से, क्योंकि भारत सरकार का हित है कि देश की जनता की सेहत बचे। ना IMA का इंटरेस्ट है, ना पतंजलि का, क्योंकि दोनों के अपने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट है। तो दोनों के स्टेटमेंट को इग्नोर करके भारत सरकार की ऑफिशियल पोजीशन को सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि यह चर्चा काफी इंटरेस्टिंग होगी। आपको भी पता लगा होगा कि किस तरह से डेटा मैनिपुलेट किए जाते हैं, क्लेम्स बनाए जाते हैं और एक दूसरे पे लांछन लगाए जाते हैं। आपको इस तरह की जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी, इसीलिए ये सब रिसर्च करके मैं आपके लिए लेके आता हूं, ताकि आप और जागरूक नागरिक बन सकें। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आने वाले दिनों में और डिबेट पैदा करेगी। समाज का भला होगा जब डिबेट होती है और डेटा सामने आता है। हमें उसी का प्रयास करना चाहिए। फिर मुलाकात होगी।
एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।